अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल भाभा हेयर। वेलकम अगेन टू द सीरीज़। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। और बिज़नेस की ये सीरीज़ है और आज की तारीख में हम इन्वेस्टमेंट के कुछ बेसिक उसूल के ऊपर बात करेंगे। और आप जो है वो बिज़नेस की इस सीरीज़ को इस सेंस में एंजॉय भी कर रहे होंगे क्योंकि इसके अंदर हम फाइनेंशियल टच देने की भी कोशिश कर रहे हैं और बिज़नेस एंगल से भी हम चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको अकाउंट्स के हवाले से भी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं जो है वो इन्वेस्टमेंट के कुछ बेसिक उसूल आपको इस तरह बताना जा रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई बंदा कोई ऑप्शन लेकर आता है या कोई बिज़नेस प्रपोज़ल लेकर आता है तो मेन चीज़ें आप उसके अंदर क्या इवैल्यूएट करेंगे, या आप किसी के पास इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपकी नज़र किन चीज़ों पे होनी चाहिए। मोटी मोटी आज हम 3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं। उसके बाद जो इसकी नीटी ग्रिटीज़ हैं, उसके फंडामेंटल्स हैं, उसके ऊपर आप मज़ीद फ़िल्टर आउट करके नीचे की तरफ भी जाएंगे। फिर नॉन फाइनेंशियल डाटा भी देखा जाता है, लेकिन मोटी 3 चीज़ें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं। चाहे आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या आप किसी बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। प्रॉपर्टी के अंदर भी प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, या एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, या आप जो है वो बेंगलुरु के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या लैंड खाली परचेज़ कर रहे हैं, जैसे इसमें प्लॉट ही आ गया। तो ये तमाम जितने भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट वेंचर्स या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप सिर्फ बैंक के अंदर पैसा रख रहे हैं, या आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा रख रहे हैं, या किसी ख़ास स्पेसिफिक फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, यहाँ बैठकर आप बाहर के ममालिक के अंदर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जितने भी वेंचर्स आपके पास अवेलेबल हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कोई ई कॉमर्स बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई आईटी सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइड चाह रहे हैं, इन ऑल अबव ऑल सिर्फ 3 इन्वेस्टमेंट के बेसिक उसूल आपको याद रखने हैं कि यार वो 3 उसूल उसके अंदर अवेलेबल हैं या नहीं, और वो उन 3 उसूल को आपने अपने ज़ाती ऑब्जेक्टिव के साथ आके मैच करना है। वो क्या उसूल है? वो उसूल ये है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल जो मेरे पास सामने पोस्ट हुआ है उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। क्या वो वेंचर जो मेरे पास आया है या मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करने चाह रहा हूँ, क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अच्छा, अब प्रॉफिटेबल की जो डेफिनेशन है ना, वो मार्केट टू मार्केट वेरी करती है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है, और इन्वायरमेंट के हिसाब से भी वेरी कर रही होती है कि प्रॉफिटेबल क्या है। फॉर एग्जांपल आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट 16% है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट है रिसेंटली वो 16% पर है। अब मेरे लिए कोई भी बिजनेस अट्रैक्टिव उस वक्त होगा जब एटलीस्ट 16% से ऊपर मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि 16% का तो मार्केट जो है वो मुझे ऑलरेडी ऑफर कर रही है। अब बैंक्स क्या करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना तो 16% तो नहीं, लेकिन बहरहाल डबल डिजिट के अंदर आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा होता है बग़ैर कुछ करे हुए। यानी कि बैंक में से पैसा पार्क है और मुझे 16% अगर इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो 13%, 14%, 14.5% ये बैंक टू बैंक वेरी कर रहा होता है, और अप टू मुझे ये चीज़ मिल रही होती है। लेंडिंग रेट और बढ़ जाता है। तो हाई इंटरेस्ट रेट का जब इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जब डबल डिजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट पहुंच चुका होता है, तो कोई भी बिज़नेस प्रपोजल मुझे उस वक्त अट्रैक्ट करेगा। यानी कि वो बिज़नेस वेंचर मेरे लिए प्रॉफिटेबल उस वक्त है जब मेरा इंटरेस्ट रेट से ऊपर मुझे वो चीज़ मिल रही हो। एक डेफिनेशन प्रॉफिटेबल की भी ये भी है कि आप मार्केट रेट हो, यानी कि मार्केट के बेंचमार्क से आप कंपेयर करते हैं, और उसको कंपेयर करने के बाद आप ये कहते हैं कि यार ये पर्टिकुलर बिज़नेस प्रपोजल मेरे लिए प्रॉफिटेबल उस वक्त है जब मेरा बेंचमार्क से मैं एक्सीड कर जाऊँ। फॉर एग्जांपल, एक बंदा आपको आके बोलता है कि यार आप 15% फॉर एग्जांपल आप बैंक से ले रहे हो, ठीक है। अब हम जब भी बात करते हैं परसेंट के ऊपर तो वो पर एनम होता है, ठीक है। हम फॉर द पर्पज़ ऑफ सिंप्लिसिटी हम 12% लेते हैं कि ठीक है आप 12% आप बैंक से ले रहे हो, ठीक है। महीने का कितना हो गया? 1%। मैं आपको साल के फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 24%, तो महीने का कितना हो गया? 2%, यानी कि डबल हो गया। तो अब मेरे लिए वो पर्टिकुलर
बिजनेस प्रपोजल इसलिए अट्रैक्टिव हो गया कि बैंक मुझे 12% दे रहा है, ये मुझे 24% दे रहा है, तो महीने का 2% हो गया। अच्छा, जब ये चूँकि फॉर द पर्पस ऑफ सिंपल कैलकुलेशन हम ये बात कर रहे हैं, जब हम कंपाउंडिंग लगा रहे होते हैं ना, तो रेट ऑफ रिटर्न आखिरी में थोड़ा सा स्क्वीज हो जाता है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट जब लग रहा होता है तो रेट ऑफ रिटर्न कुछ और होता है। लेकिन जब सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर 1% के हिसाब से 12% अगर मुझे बैंक दे रहा है, तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल वेंचर उस वक्त होगा जब मुझे वो फॉर एग्जांपल 24% यानी कि डबल की अमाउंट दे रहा है, या एटलीस्ट उससे एक्सीड कर रहा है, यानी कि 1.5% दे रहा है तो 18% हो गया। तो अगर एक्सीड भी कर रहा है ना, तो मेरे लिए वो प्रॉफिटेबल होगा। तो एक डेफिनेशन प्रॉफिटेबल की ये है कि आप बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया। दूसरी डेफिनेशन प्रॉफिटेबल की ये होती है कि यार मेरे लिए वो पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉफिटेबल उस वक्त होगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट जहाँ लगी हुई है, अब मैं मार्केट रेट को छोड़ रहा हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट जहाँ लगी हुई है उससे ज़्यादा मुझे मिल जाए, उस वक्त होगा। फॉर एग्जांपल मेरी इन्वेस्टमेंट, लेट्स सपोज मेरी स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, और स्टॉक मार्केट फॉर एग्जांपल मुझे साल के 18% देती है डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन मिलाकर। अब अगर तुम मुझे इससे ज़्यादा दोगे तो वो बिजनेस मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। तो ये प्रॉफिटेबल की जो डेफिनेशन जो होती है ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है। सही तरीका किसी भी बिजनेस को प्रपोजल को इवैल्यूएट करने का ये है कि आप अपने ज़ाती एक्सपीरियंस और मार्केट का बेंचमार्क रेट भी आप मिलाओगे, तभी आपको एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न आपको आप बिज़नेस को प्रॉफिटेबल कहते हैं। यानी कि आपका ज़ाती एक्सपीरियंस क्या है और फिर आपको मार्केट रेट क्या दे रही है, और जो बिज़नेस प्रपोजल आपके सामने आया है उसके अंदर आप स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर जा रहे हैं या वर्किंग पार्टनर के तौर पर जा रहे हैं, फिर मज़ीद फिल्टर आउट लगता है। तो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ लोग इकोनॉमिकल एंगल को भी देख रहे होते हैं। देखिए, एक तो सिंपल अकाउंटिंग प्रॉफिट है ना, एक इकोनॉमिकल प्रॉफिट भी होता है। इकोनॉमिकल प्रॉफिट ये है कि भाईजान मैं अपना पैसा तुम्हें दे दूंगा, तो व्हाट वुड बी माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अगर मैं तुम्हें पैसा ना देता तो मैं कितना कमा सकता था, और तुम्हें दे दिया तो कितना मैं लूज़ कर रहा हूँ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शुड ऑलवेज बी लोअर। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी लोअर है तो कुछ लोगों के लिए वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है कि यार अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी लोअर है, यानी कि ये पैसा मैं कहीं और भी लगाता तो मुझे इतना ना मिलता जितना तुम्हें लगाकर मिल रहा है, तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। तो बाज़ औक़ात कुछ लोगों के लिए ये भी प्रॉफिटेबल की डेफिनेशन है। वट एवर द डेफिनेशन इज, योर बिजनेस, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए और आपको एक आखिरी में आपकी कैपिटल की एक बढ़ती हुई अमाउंट मिलनी चाहिए। अच्छा, प्रॉफिटेबल की एक डेफिनेशन मेरे दिमाग में एक और भी है। फॉर एग्जाम्पल आपका मार्केट रेट ऑफ, आपको जो बिजनेस जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो फॉर एग्जाम्पल आपसे 24% की कमिटमेंट कर रहा है, 24% की साल की। आप कहते हो यार महीना 2% हो गया, फॉर एग्जाम्पल सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, फिर कह रहा हूँ अगर मैं इसकी बाकायदा कैलकुलेशन करूँगा तो रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि 2% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से साल का 24% हो गया। अब वो बंदा कहता है कि यार मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फॉर एग्जांपल 12% है, मैं अभी करंटली जहां मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मुझे 18% है, तो दोनों से ये ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये बंदा ये भी आर्ग्यू कर सकता है कि फिर भी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यार ये कहता है कि यार जो करंट रेट मुल्क का इन्फ्लेशन का जो रेट है ना, फॉर एग्जाम्पल वो 28% है, तो वो कहता है कि भाईजान मैं तुम्हें 24% दे रहा हूँ, तुम मुझे 24% दे रहे हो और 28% इन्फ्लेशन है, तो मेरे पास जो रियल इनफ्लो गिरा वो -4% का हुआ, यानी कि मेरी जो रियल ग्रोथ हुई, मेरा जो कैपिटल हुआ वो 4% से डिटीरिएट हो गया। क्यों? क्योंकि मुल्क का इन्फ्लेशन रेट 28% है, मैं कमा रहा हूँ 24%, तो मेरा परचेजिंग पावर तो -4% से अभी भी स्क्वीज्ड हो, तो फ़ायदा क्या हुआ मेरी इतनी मेहनत करने का। तो कुछ लोगों के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस वो होता है कि रियल ग्रोथ, यानी कि नेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो रेट है उसको अगर मैं इन्फ्लेशन उसमें इनकॉर्पोरेट कर दूं तो जो रियल ग्रोथ मेरी निकले वो पॉजिटिव हो, तो वो प्रॉफिटेबल हो। अब यहाँ पे आप मुझसे एक सवाल ये करेंगे कि सर अजीब बात आप कर रहे हैं, आप 24% वाले पे आर्ग्यू कर रहे हैं जबकि आपका खुद का पैसा 18% पे इन्वॉल्व है, तो ये तो उससे बेहतर हुआ कि जो आप 18% कर रहे हैं तो 28% की जो आपकी जो इन्फ्लेशन है तो आप -10 पे जा रहे हैं, वहाँ -4 पे जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के तरीके बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात लोग बिजनेस प्रपोजल को इन्फ्लेशन से भी कंपेयर कर रहे होते हैं। वो अलग बात है कि आपका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक है जो मैंने पिछला केस बताया, लेकिन बाज़ औक़ात लोग इन्फ्लेशन से भी कंपेयर कर रहे होते हैं। जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है तो वही कहते हैं कि भाईजान तुम्हारे पास पैसा लगाने से मेरी जो इन्फ्लेशन है उसको मैं नेट ऑफ करूँगा तो मेरे पास क्या बचा। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि अगर मैं इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करता हूँ तो मैं उसको नॉमिनल रिटर्न कहता हूँ, और इन्फ्लेशन को मैं हटा देता हूँ तो उसको मैं रियल रिटर्न कहता हूँ। तो
एक्चुअल जो मंझा हुआ इन्वेस्टर होगा वो रियल रिटर्न के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, ना कि नॉमिनल के ऊपर। और जो बहुत सारे लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा है कि वो बिज़नेस को इवैल्यूएट करते वक्त इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन किसी भी ब्रोशर के अंदर आपको मिलेगा नहीं, जबकि इन्फ्लेशन एक ऐसा हिडन टैक्स है जो कि आपके परचेजिंग पावर को इरोड कर रहा होता है। आगे जाके हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मजीद बात करेंगे। तो इन्फ्लेशन रेट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, ये भी दिमाग में रखिएगा कि जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हाई होता है वहाँ इन्फ्लेशन भी जो वो हाई जा रहा होता है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न जो होता है यानी कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ाया इसलिए जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कट डाउन कर दे। अब पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल करंटली अगर 16% का इंटरेस्ट रेट है तो इन्फ्लेशन भी डबल डिजिट में होगा। और पाकिस्तान चूँकि फॉरवर्ड रेट पे चल रहा होता है और फॉरवर्ड रेट पे यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज चल रही होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होता है और इन्फ्लेशन उससे कम होता है। इसलिए कम रखते हैं ताकि फ्यूचर की फोरकास्ट करके आप इन्फ्लेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकें। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी ज़रूरी कि इन्फ्लेशन को भी आपने एडजस्ट करना होता है। तो बाज़ औक़ात तो कुछ लोगों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी ये भी होती है कि भाईजान रियल रिटर्न मेरा नेट ऑफ इन्फ्लेशन मेरा ज़्यादा आना चाहिए। तो पहला उसूल बिज़नेस का ये दिमाग में रखिएगा कि देयर शुड ऑलवेज बी द बिज़नेस शुड बी प्रॉफिटेबल व्हाट एवर इट टेक्स। नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर मैं बताऊँगा कि दूसरा इन्वेस्टमेंट का उसूल क्या है। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।